हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज क्लास नाइन्थ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें मैथ और साइंस सभी मिलाकर रहेगा। मैथ और साइंस सभी मिलाकर रहेगा। क्लास नाइन्थ मैथ और साइंस सभी मिलाकर रहेगा। शुरू करते हैं बुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई या गोवा या उड़ीसा या गुजरात। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। अगला सवाल है चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, मुंबई या उड़ीसा। तो जो चिल्का झील है वो कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। चलते हैं अगले सवाल। चिल्का झील कहाँ है बता दें। उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है हुआ? उड़ीसा में चिल्का झील है। चलते हैं अगला सवाल। पारादीप बंदरगाह, ध्यान देना। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, केरल। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कहता है मैथ है। मैथ में देखिए क्या कहता है, द्विघात बहुपद। पहले तो ये बता दें कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो अगर चर पर अधिकतम पावर अगर दो हो, चर पर अगर अधिकतम पावर दो हो तो उस बहुपद को कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। लेकिन द्विघात बहुपद के पहचानने का तरीका है, हम लोग पढ़े थे बुआ, कि याद करिए चर पर जो पावर होना चाहिए हमेशा प्लस में होना चाहिए, कभी बट्टा में नहीं आना चाहिए। और बताए थे बुआ पूरा पूरा अंक होना चाहिए। रूट में कभी भी चर का मान नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बताए थे कि रूट में कभी भी चर का मान नहीं होना चाहिए। ये सब बहुपद की पहचान बताए थे। तो यहाँ जो सवाल है ना, इस सवाल में लिखता है कि द्विघात बहुपद, क्या लिखता है बुआ? द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। याद करो बुआ, इसको ना हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? तो याद करो बुआ, एक्स स्क्वायर, याद करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस में क्या हुआ 6। देखो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस में 5 और 3 दू 5। तो चलते हैं बुआ, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 3। फिर से अगर x माइनस 3 ले लें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। एक बार x माइनस 3 के बराबर जीरो करेंगे तो माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे देखो ना, x माइनस 3 बराबर जीरो, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 3। और ये हमारा x माइनस 2 बराबर अगर हम जीरो कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब एक बार 2 और एक बार 3, x का मान 2 और 3। ढूंढो बुआ x का मान 2 और 3 कहाँ है। तो x का मान 2 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल में क्या कहता है बुआ, एकदम गौर से देखिए। सवाल में लिखता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जब भुजा की लंबाई 10 हो, भुजा की लंबाई 24 हो और भुजा की लंबाई कितना हो 26 हो। तीन भुजा दिया, 10 दिया, 24 दिया और 26 दिया, तो कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था हीरोन का सूत्र बुआ, जिसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू होता है एस माइनस सी। लेकिन ये कुछ दिमाग लगाते हैं तो इस सवाल में ध्यान से देखिएगा। लिखता है एगो 10 है, एगो 24 है, एगो 26 है। सबसे जो बड़ी भुजा है वो कितना है 26। तो अगर हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं तो 26 का स्क्वायर हो जाता है 676। और दो छोटी भुजा के स्क्वायर कर लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जोड़ेंगे तो 676। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा के वर्गों का, सॉरी, बड़ी भुजा के वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग जो है दो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो ये वाला जो होगा ना 26, ये हो जाएगा कर्ण। जैसे मान लो ना वो ऐसे ही हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया 26, ये मान लेते हैं 10 और ये मान लेते हैं 24। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा 24 और ऊंचाई हो जाएगा कितना बुआ 10। तो काटेंगे तो 2 12 24, तो 12 दें के 120 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शनल नंबर हो जाएगा बुआ 120। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शनल नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शनल नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है भोपाल गैस त्रासदी,
भोपाल गैस त्रासदी घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1986। भोपाल गैस त्रासदी घटना 1986। ये दोनों को चेक कर लीजिएगा, 1984 या 1986, कन्फर्म लगता है 1986, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा भोपाल गैस त्रासदी घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1986 ही लगता हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मांसपेशी, क्या बोला गया है कि मांसपेशी तथा हड्डी को जोड़ने को जोड़ा क्या कहलाता हुआ? मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग कहते हैं टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अगला सवाल, और अगर सवाल ऐसा आ जाए कि हड्डी को जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अगला सवाल, युगलीना, युगलीना को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत या प्रोटिस्टा जगत या प्लांटी जगत या एनिमेलिया जगत? तो युगलीना को रखा गया हुआ प्रोटिस्टा जगत में। युगलीना को किस में रखा गया है? तो युगलीना को रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, युगलीना, ऑप्शन नंबर। नवीकरणीय संसाधन, सवाल अगला है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वह संसाधन जिसे हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वह संसाधन जिसे हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग आराम से कर सकते हैं, चाहे 2 दिन में करें, 10 दिन में करें, 20 दिन में करें, आराम से कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा वो मतलब जिसको कहते हैं हवा के द्वारा। जैसे मान लो कि आज हवा अगर नहीं चल रही है तो कल भी चल सकती है, आराम से वो इसका कर सकते हैं। फिर खनिज तेल, खनिज तेल अगर मान लो कि पृथ्वी के नीचे से जो पेट्रोलियम निकालते हैं अगर एक बार समाप्त हो गया तो क्या उसको बना सकते हैं बुआ? 2 महीना, 4 साल, 20 साल, 50 साल में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि खनिज तेल को बनाने में, कोयला को बनाने में और प्राकृतिक गैस को बनाने में करोड़ों वर्ष लगता है। इसलिए कोयला को, खनिज तेल को और प्राकृतिक गैस को नवीकरणीय संसाधन नहीं कह सकते हैं। क्या क्या हमने कहा बुआ? कोयला और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ये हो जाएगा बाबू, तीनों के तीनों हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसकी प्राप्ति करोड़ों वर्षों के बाद होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सौर ऊर्जा भी आ सकता है बुआ। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत में पवन ऊर्जा हो सकता है, सौर ऊर्जा हो सकता है, जल विद्युत ऊर्जा हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पवन ऊर्जा, देखिए सवाल में क्या बोला कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो पवन ऊर्जा जो है ना वो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल आपके सामने में लिखता है क्या है कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, कि जेट विमान में, कि सभी में? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी में। CFC का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? सभी में होता है। सभी में, याद रखना, सभी में होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि एक वृत्ताकार खेत 7 त्रिज्या कितना है? 7 मीटर। जैसे मान लो कि ये कोई वृत्ताकार खेत है जिसका केंद्र यहाँ होगा और ये मान लेते हैं त्रिज्या हुआ कितना दिया हुआ? 7, मतलब R = हो गया 7। खेत के मैदान के 10 चक्कर लगाने में, तो पहले ये बताओ, अगर मान लो कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और घूमते घूमते इस प्रकार से ए के पास आ गया तो 1 चक्कर, और 1 चक्कर जो कहलाता है वो कहलाता है वृत्त की परिधि। 1 चक्कर कहलाता है वृत्त की परिधि। 1 चक्कर वृत्त की परिधि कै चक्कर में? 1 चक्कर में। कै चक्कर में बुआ? 1 चक्कर कहलाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2 तो हम लोग 2 लिख दिए, पाई तो पाई रह गया, और r का मान कितना दिया बुआ? r का मान दिया है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 पाई। कितना हो जाएगा? 14 पाई हो जाएगा। कै चक्कर की बात है? 1 चक्कर की बात है। तो याद कर, 14 पाई कै चक्कर की बात है? 1 चक्कर की बात हो। और ऐसा कै चक्कर लगाना हुआ? 10 चक्कर। तो 1 चक्कर में 14 पाई, तो याद करो 10 चक्कर में कै पाई हो जाएगा? अभी हमने क्या कहा हुआ? हमने कहा कि 1 चक्कर में कै पाई लग रहा है? 14 पाई लग रहा है। तो कै चक्कर की बात है? 10 चक्कर की बात है। तो 14 पाई गुना कर देंगे 10, तो हो जाएगा 14 दहें के 140 पाई। इसका सही ऑप्शन 140 पाई। तो ढूंढो वो 140 पाई कहीं है? नहीं है, तो 140 को तोड़ो, 140 को तोड़ लेते हैं तो 140 पाई, तो 140 गुना पाई का मान 22/7, तो 7 दूनी 14 हो गया 20, तो 22 को गुना करेंगे, 22 दूनी 44, मतलब आंसर आएगा 440। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फर का अगर संकेत पूछा जाए सल्फर का तो एस होता है, लेकिन अणुसूत्र पूछा जाए तो एसेट होता है। क्या हुआ? एसेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखना हुआ, सल्फर का अणुसूत्र, सल्फर का संकेत क्या होता है? एस होता है। अणुसूत्र याद रखना एसेट के रूप में हुआ, एसेट के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने में लिखता है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? तो फॉर्मूला पढ़े थे, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या पढ़े थे बाबू? माध्य बराबर पढ़े थे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो याद करो बुआ, माध्य दिया कितना? 7। प्रेक्षणों का योग कर लो तो 4 + 5 + 9 प्लस और हो जाएगा 11 + x। अब बटा प्रेक्षणों की संख्या हुआ 1 प्रेक्षण, 2 प्रेक्षण, 3, 4 और एक 5 प्रेक्षण। तो यहाँ हो जाएगा 5। 7 को और 5 को हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35। इधर हो जाएगा 4 और 5, 4 9, 9 9 18, 18 18 10 28, एक हो जाएगा 29। अब प्लस x। तो अब बताओ 35 में से अगर 29 को घटा दिया जाए, क्योंकि जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा इधर 35 और -29। तो 35 में से अगर 29 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना हुआ? 6। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। 6 का हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं वो अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कहता है अंग्रेजी। क्या कहता हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है। इस 26 अक्षर में स्वर वर्ण होता है ए, ई, आई, ओ, यू। क्या होता है? 5 गो। तो संभव परिणामों की संख्या 5, लेकिन टोटल कितना हुआ? 26। तो हो जाएगा आंसर में 5/26। ऑप्शन नंबर इसका ढूंढिए, 5/26 किधर है? तो 5/26 ऑप्शन नंबर है बाबू बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है अगला सवाल में कहता है कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, खोकर का मतलब होता है त्याग कर। तो पहले ये बताओ त्यागता कौन है? जो धातु होता है। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। कई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन के जैसा बनाना चाहता है। आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉन, आर्गन AR 18 में होता है परमाणु संख्या आर्गन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8, मतलब इलेक्ट्रॉनिक 8 2 10 10 18, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कौन करना चाहता है? तो चेक कर लेते हैं कई इलेक्ट्रॉन खो करके? 2 इलेक्ट्रॉन खो करके। 2 इलेक्ट्रॉन दे करके कौन आर्गन के जैसा बनना चाहता है? आर्गन का जैसा मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो हम लोग शुरू से ही चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम का होता है 12। कितना होता है? 12। तो तोड़ेंगे बुआ तो 2 8 2। चेक कर, अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया तो बचेगा 2 और कितना? 8। तो चेक करो आर्गन के जैसा तो बाह्यतम कक्षा में ही हो जा रहा है ना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। कौन? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कहता है कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है? कौन कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? बाबू याद रखना लोहा का। किसका हुआ? लोहा का। किसका है हुआ? लोहा का। और यहाँ पर देखो कन्फ्यूज लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, कन्फ्यूज क्या कर लेते हैं? कन्फ्यूज करते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज कहाँ करते हैं ये समझाते हैं। पूछता है कि कोयला, क्या पूछता है कि कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार। तो पहला होता है कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट। क्या होता है बुआ? एंथ्रासाइट, ये पहला हो गया। दूसरा होता है बुआ याद रखना, लिख लेते हैं बिटुमिनस, बिटुमिनस। तीसरा होता है बुआ लिग्नाइट, तीसरा होता है लिग्नाइट। और चौथा क्या होता है? पीट होता है। 4 को बता दिया। क्या क्या बताया? एंथ्रासाइट पहला, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। ये हो गया कोयला का प्रकार। इसमें और लोहे के अयस्क में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए याद रखना बुआ। हमने क्या कहा कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देख बुआ, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, एकदम बहुत इजी, झुनझुन्ना वाला सवाल है बुआ, बहुत इजी सवाल। देखो झुनझुन्ना बना दिए ना, झुनझुन्ना वाला सवाल है। क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हाँ सही कहा बुआ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि याद करो, अग्नाशय है कि यकृत या लीवर है कि जठर ग्रंथि है कि पैरोटिड ग्रंथि है? तो रट जाइएगा कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत या लीवर। क्या हुआ? यकृत और लीवर, यकृत या लीवर। इस यकृत का जो वजन होता है लगभग होता है 1.5 kg। हमने क्या बोला? लगभग 1.5 kg। कितना होता है? लगभग 1.5 kg। यकृत से एक पीत रस निकलता है जिसका नाम क्या है बुआ? पीत रस।
कौन रस है? पीत रस। और इस पीत रस की प्रकृति याद रखना क्षारीय होती है। कैसा होती है? क्षारीय होती है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अमरबेल, क्या सवाल कहा हुआ? ध्यान दीजिए, सवाल में कहता है कि अमरबेल या मलेरिया परजीवी क्या है? मृतजीवी है या परजीवी है या स्वपोषी है कि प्राणी संपोषी? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परजीवी है। क्या हुआ? अमरबेल या मलेरिया परजीवी क्या है? परजीवी है। चलते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। बहुत इजी इजी सवाल बताया जा रहा है, बहुत इजी इजी सवाल बताया जा रहा है बुआ। झुनझुन्ना, हमारे प्यारे झुनझुन्ना, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और बताइएगा बाबू कि कैसा लगता है, क्या आवाज़ में कोई ऐसा दिक्कत होता है, कुछ ज़रूर बताइएगा, या फिर हम फास्ट बोलते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। अगला सवाल चलते हैं, बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है? बहुत अच्छा सवाल, ये वो नीट में पूछा जा गया है, इसे ही सवाल, ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। विश्वास नहीं करिएगा, जब 12th पढ़ा रहे हैं, 11th पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बुआ बताते हैं कि कौन नीट में पूछा है, कौन नहीं पूछा है। बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन पचाता है? तो याद रखना बुआ, रेनिन। बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है, रेनिन पचाता है। अगला सवाल, अगला सवाल में कहता है बुआ कि बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से निकलता है। तो बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या कैंसर होता है, या हैजा होता है, या मधुमेह होता है, या पायरिया होता है? तो इंसुलिन की जो कमी होती है ना, इंसुलिन की कमी से होता है वो मधुमेह। क्या होता है? फिर से बता दें कि इंसुलिन की जो कमी होती है ना, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। क्या होता है वो? मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह। मधुमेह को कभी कभी शुगर भी कहते हैं, मधुमेह को कभी कभी शुगर भी कहते हैं, कभी कभी डायबिटीज़ भी कहते हैं। याद रखना, मधुमेह को कभी कभी हमने क्या कहा? तो मधुमेह को कभी कभी शुगर भी कहते हैं, मधुमेह को कभी कभी क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल में कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? किसका हुआ? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? 22 नंबर का आंसर इधर, मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? किसका हुआ? शक्ति का। चलते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं शक्ति का एसआई मात्रक, तो होता है बुआ वाट। वाट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर क्या, सॉरी, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कौन पूर्णांक? समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो धनात्मक समपूर्णांक होता है वो 2q। क्या होता है? 2q। हो सकता है 2q के जगह पे 2p लिख दे, या 2q के जगह पे 2x लिख दे, या बाबू याद रखना। लेकिन हाँ, ABCD का कोई भी अक्षर उसके साथ सम संख्या वाला लिखा रहेगा, चाहे हो सकता है वो 4p लिख दे, या हो सकता है 4x लिख दे। याद रखना, ABCD के संख्या के साथ आपको सम संख्या लगा देगा तो उसी को कहते हैं कौन पूर्णांक? समपूर्णांक। क्या बोले बुआ कि ABCD के कोई भी अक्षर के साथ अगर सम संख्या लगा देता है तो वो क्या कहलाता है? समपूर्णांक। जैसे 4x हो सकता है, 4p हो सकता है, 2q हो सकता है, 2p भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो उसमें एक जोड़ दिया, विषम संख्या जोड़ दिया, तो विषम का हो जाता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है? अगला सवाल लिखता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो परासरब कहते हैं। क्या हुआ? परासरब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि सीरम क्या कहलाता है? सीरम फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, या फाइब्रिनोजिन रहित सहित प्लाज्मा, या नेफ्रॉन? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा जो होता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और एक बात हुआ, सीरम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीरम से बीमारियों की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं बुआ? बीमारियों की जांच किससे की जाती है? तो सीरम से की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसमें बीमारी की जो जांच होता है ना, वो किससे होता है? सीरम से होता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला बहुत ईजी सवाल है वो, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है, और ज़रूर बताइए बुआ। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। सही बात है झुनझुन, झुनझुन। लाल, सॉरी, रक्त जो है ना, लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान क्या होता है? मतलब खून। पहले ये बता बुआ कि खून का रंग लाल क्यों होता है? बताइए, कुछ समय तो रुकते हैं, बताइए, अब पोज करके बताइए। पहले बताओ, वीडियो को रोक करके बताइए बुआ कमेंट बॉक्स में कि खून का रंग लाल क्यों होता है?
तो किसके कारण हुआ? तो हीमोग्लोबिन के कारण। आप लोगों ने बता दिया होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब दूसरा सवाल कहता है कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, पीएच मान बताओ खून का कितना होता है? आंसर हुआ 7.4, अड़ जाना हुआ 7.4 होता है। अगर 7.4 है तो प्रकृति कैसा हो जाएगा? खुद बताइए, प्रकृति हो जाएगा क्षारीय। क्या कहिएगा बुआ? प्रकृति हो जाएगा क्षारीय। अगला सवाल, अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि लिखता है खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? कहिएगा सर, खुला परिवहन तंत्र ना जानते हैं? पाया जाता है केचुआ में, तितली में, कॉकरोच में और किस में बुआ? तिलचट्टा में। किस में पाया जाता है? केचुआ, तितली, कॉकरोच, किस में? तिलचट्टा में पाया जाता है। इतना इजी जी सवाल है बुआ। आप लोग तो देखते के साथ आंसर मार देते हो, हमसे पहले मार देते होंगे। किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? याद कर बुआ, जब हम लोग खून पढ़े तो बताया गया था किस में केंद्रक नहीं पाया जाता। किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कण या श्वेत रक्त कण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कण में। लेकिन अपवाद भी आप लोगों को याद होवे करेगा। अपवाद में क्या बोले थे? अपवाद में बोले थे मेढक का लाल रक्त कण और ऊंट के लाल रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा स्तनधारी के जितने भी जीव हो सभी में लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि हमारे शरीर में कौन भोजन, ऑक्सीजन, व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थों का परिवहन कौन करता है? परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम कौन करता है? खून करता है या कार्बन डाइऑक्साइड करता है या ऑक्सीजन करता है या कोई नहीं? तो याद करना वो खून ही तो क्या करता है ना, सभी को मिला लेता है, उसके बाद जैसे जैसे बहता है वैसे वैसे लेकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मैथ का सवाल आ रहा है, ध्यान दीजिए। मैथ में क्या लिखता है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? शांत करने के लिए याद करो बुआ, शांत के लिए हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में हो तो q का जो गुणनखंड हो ना वह 2 गुना अगर 5 आ जाए, क्या आ जाए? 2 गुना 5 तो शांत है। 2 भी खाली आ जाए तो शांत है, 5 भी खाली आ जाए तो क्या है? शांत है। अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत। तो ढूंढ लो हुआ किस में चला जाएगा? 700 को तोड़ेंगे तो याद कर, 700 तोड़ेंगे तो 7 गुना टूट जाएगा 100। चेक कर, 7 आ गया, ये हमारा अशांत को बता रहा है। 2100 तोड़ेंगे बुआ तो 700 गुना 3 हो जाएगा, तो ये भी देखो 3 आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला बुआ इसमें देखो 7 का क्यू और 343, 7 का क्यू का मतलब होता है 343, तो 7 के क्यू से 343 कैंसिल हो जाएगा। फिर बता देते हैं, फिर से देख लो बुआ क्या हमने कहा। हमने कहा, क्या कहा कि 7 के क्यू से और 343 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 के पावर 3 बचेगा और फिर बचेगा 5 के पावर 3 बचेगा। तो याद करिए हमारा किसको डिपेंड कर रहा है बुआ? ये हमारा बता रहा है किसको? शांत को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? सम संख्या बुआ, 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? एकदम रटाया गया सवाल बुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि लिखता है कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है बुआ सबसे अलग। विजातीय का मतलब होता है अलग, इसका मतलब 3 गो होगा एक जैसा और 1 गो होगा बिल्कुल क्या हुआ? अलग। तो ढूंढना अलग मतलब परिमेय होगा चाहे अपरिमेय, इसी में से ढूंढना हुआ। तो चेक कर लेते हैं, भी चेक करिए। तो कहता है रूट 36, 36 क्या हमारा रूट हुआ? परिमेय है। रूट 36 क्या परिमेय? 9 का होता है 3 और 16 का हो जाएगा 4, ये भी क्या हुआ? परिमेय बता रहा है। 25 का हो जाएगा 5, 16 का हो जाएगा 4, ये भी परिमेय बता रहा है। तो सबसे अलग देखो, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो तीनों तो एक जैसा, तो सबसे अलग हमारा हो गया वो ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है? अगला सवाल लिखता है, ध्यान देना, सवाल लिखता है कि यदि 2 संख्या का गुणनफल 1200 है, उनमें से म सा कितना है? 15, तो ल सा क्या होगा? तो याद करो इसमें फॉर्मूला बताया गया था। फॉर्मूला क्या बताया गया था? फॉर्मूला बताया गया था कि अगर ल सा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ल सा, तो दोनों संख्या के गुणनफल को ऊपर रखिएगा। ल सा पूछा तब म सा को कहाँ ला देना? नीचे। तो म सा है कितना? 15, 15 8 20 से आंसर में कितना आ गया? 80। आंसर में 80, 80 ढूंढिए वो 80 कहाँ है? 80 है जी इसमें, 80, 80 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या लिखता है?
अगला सवाल कहता है विद्युत फ्यूज का तार बना होता है। विद्युत फ्यूज याद कर बुआ, विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज तार बना होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु का, कि लोहा और पीतल के मिश्र धातु का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो बना होता है ना बुआ, इसका सही ऑप्शन, फ्यूज का गलनांक कम होता है बुआ। हमारा फ्यूज जो होता है वो बना होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु का। रट जाना बुआ, तांबा और टीन। तांबा को कहते हैं कॉपर और टीन को कहते हैं बुआ एसएन। टीन को क्या कहते हैं, एसएन, और कॉपर हुआ Cu+SN का बना होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है ना सुरक्षा करता है बुआ। घरों में देखना जो बोर्ड होता है ना वहाँ विद्युत फ्यूज लगा होता है बुआ। विद्युत फ्यूज ना उसका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे ही धारा ज़्यादा बहने लगती है तो फ्यूज अपने आप गल जाता है और हमारे घर में जितना भी उपकरण लगा होता है वो क्या होता है बुआ, सुरक्षित बच जाता है। याद करना। अगला सवाल निद्रा रोग बताओ उत्पन्न करता है कौन। बताइए बुआ, निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है, ट्रिपैनोसोमा या कवक या वायरस या कि सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। क्या बुआ, ट्रिपैनोसोमा। अगला कौन रोग क्या कहता है, कौन रोग वायरस से उत्पन्न होता है, रेबीज, मम्पस, टाइफाइड की चिकन पॉक्स। तो बुआ रेबीज। याद करना, रेबीज होता है कुत्ता के काटने से होता है, जिसमें एक वायरस होता है रवाइडो सॉरी क्या बुआ, फिर से बोल देते हैं कुत्ता। रेबीज जो होता है ना, रेबीज होता है वो कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, गिलहरी हो गया, ये सब बुआ याद करना। तो याद करना बुआ, कुत्ता रवाइडो वायरस, क्या बोले, रवाइडो वायरस के कारण रेबीज बीमारी होती है जो कुत्ता में पाया जाता है। चलते हैं अगला। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में बाबू रहते हैं न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला कैथोड किरणें, क्या बोलता है बुआ, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या सभी। तो कैथोड किरणों में जो उपस्थित रहता है वो रहता है बाबू, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणों में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगला सवाल बहुत ईजी है, एकदम झुनझुना वाला सवाल है वो। अगला सवाल देखो ना, एकदम झुनझुना वाला सवाल है। क्या लिखता है, कौन अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन है, जेनॉन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो याद रखना बुआ जेनॉन है। अक्रिय गैस को कहते हैं शून्य वर्ग वाला तत्व। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग वाला तत्व भी कहते हैं इसको, 18वां वर्ग वाला भी तत्व कहते हैं। बहुत सारा होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, बहुत सारा होता है वो, याद रखना। अगला सवाल कहता है कि तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। पहले ये बताओ, कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या हुआ, 2n²। n बराबर कक्षा की संख्या, n बराबर मतलब अगर जितना कक्षा कहेगा उसमें n बैठा दो। तो क्या कक्षा बोला, तीसरा कक्षा, तो 2 गुना n का मान 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुना हो जाएगा 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18। तो तीसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता हुआ, 18। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन अगर मान लो एक आता चौथा कक्षा में कितना, तो फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2 गुना चौथा कक्षा, इसका मतलब n का मान 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 16 दूनी 32। चौथा कक्षा में 32 हो जाएगा, लेकिन तीसरा कक्षा में वो 18। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है, जूल मात्रक है किसका। जूल किसका मात्रक है, कार्य या शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कि बल का, कि कार्य और ऊर्जा का। तो बताओ हुआ किसका मात्रक हमारा जूल है, किसका मात्रक जूल है। तो जूल जो मात्रक है ना वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक, किसका हुआ, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। चलते हैं आगे। 42 के बाद 43 आपका सवाल आता है। 43 नंबर जो सवाल है ना उसमें क्या कहता है कि वाट किसका मात्रक। ये सवाल पहले हो चुका है कि वाट किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, कि कोई नहीं। तो वह वाट जो मात्रक है ना वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। चलते हैं अगला सवाल। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, कि दोनों की कोई नहीं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अगला सवाल, बल का सीजीएस मात्रक। अगर बल का पूछता है एसआई मात्रक तो याद करना वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सीजीएस मात्रक ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होता है, डाइन होता है। अगर यहाँ पर ये पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कई डाइन होता है तो 10 के पावर
5 डाइन होता है, DYN। 1 न्यूटन बराबर क्या डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अगला सवाल, अगला कहता है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 764 वाट के, कि 746 वाट के, कि 674 वाट के, या 786 वाट के। अश्वशक्ति बाबू फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 10वां भी 1 नंबर का पूछा ही जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग तो बहुत बेहतरीन से बना देते हैं, हम लोग हमसे पहले तो आप लोगों का आंसर आ जाता होगा। तो एक अश्वशक्ति कितना बराबर है? 746 वाट के, 746 वाट के बराबर हुआ। चलते हैं आगे, बताइए इसका आंसर हमसे पहले बताइए। ज्योति तीव्रता का सही मात्रा क्या होता है? ज्योति तीव्रता का सही मात्रा बताओ क्या होगा? ओम होगा, कि सेकेंड होगा, कि कैंडेला होगा, कि मोल होगा? बताओ, खुद बताओ। तो इसका सही ऑप्शन ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आंसर हमसे पहले बताइए कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है कितना का? एक एंगस्ट्रम कितना बराबर होगा? 10 के पावर 15 मीटर, या 10 के पावर 10 मीटर, या 10 के पावर 1 मीटर, या 10 के पावर -10 मीटर? तो बताओ बुआ कितना बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 10 के पावर -10 मीटर होगा। अगला सवाल, ऊष्मा क्या बोला? फिर से बोला जाए, ऊष्मा का मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, न्यूटन है, कि किलोग्राम है? तो ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है ना, ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होगा? जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल फिर देखो आ गया बुआ, क्या कहता? ज्योति तीव्रता का आधारी मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का आधारी मात्रक है बुआ कैंडेला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? 51। अगला सवाल बहुत ये भी बहुत ही है। आप बताइए बुआ, शुद्ध जल कितना ताप पर पिघलता उबलने लगता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे बुआ। तो याद कर 273 जोड़ेगा तो हो जाएगा 373 केल्विन। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कहता है कौन धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है? अच्छा चालक होता है, सुचालक नहीं। सुचालक तो कभी क्या, लेकिन अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत और ऊष्मा दोनों का। एकदम बुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम VVI सवाल मान लो बुआ, VVI सवाल एकदम, कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? क्या सोना होगा, या चांदी होगा, या लोहा होगा, या तांबा होगा? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा चांदी। परमाणु संख्या होता है 47, और संकेत हो जाएगा Ag। तो संकेत हो गया Ag, परमाणु संख्या 47। संकेत हो गया Ag, परमाणु संख्या 47 किसका हुआ? चांदी सबसे अधिक सर्वोत्तम सुचालक माना गया है। अगला, अगर पूछा जाए कि बताओ किस धातु का सबसे अधिक तन्य होता है? कौन धातु सबसे अधिक तन्य होता है? क्या बोले? सबसे अधिक तन्य होता है कौन धातु? तो याद रखना बुआ सोना। सबसे अधिक तन्य होता है सोना, सबसे अधिक तन्य सोना। संकेत होता है EU, और 79 परमाणु संख्या। 79 क्या हुआ? परमाणु संख्या होता है। चलते हैं अगला सवाल। कौन, फिर आता है कौन अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होता है? अधातु पूछा बुआ, क्या पूछा? अधातु पूछा है कि कौन अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है? अधातु सोचो, ये तो धातु है, चांदी धातु है, लोहा धातु है, तो बच गया हमारा ग्रेफाइट। ये क्या है? अधातु है। इसका उपयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बुआ? पेंसिल में करते हैं। चलते हैं अगला उपयोग। सिलिकॉन, क्या बोला? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, कि कोई नहीं? सिलिकॉन बुआ याद रखना हमारा उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला सवाल, कौन 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 सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन है? सोना है, लिथियम है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है। तो सबसे भारी धातु बुआ हो जाएगा कौन? यूरेनियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम, सबसे भारी धातु यूरेनियम। याद करना बुआ, प्लेटिनम सबसे कम प्लेटिनम जो होता है अभिक्रियाशील होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम। लिथियम जो होता है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। यह सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, Li। परमाणु संख्या 3, संकेत Li। सबसे हल्की धातु होता है लिथियम बुआ। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने का आता है कि धातु जिसका गलनांक कम होता है। बताओ इनमें से कौन ऐसा धातु है? सोना है, लिथियम है, गैलियम सीजियम है, यूरेनियम है। कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक कम होता है? तो गैलियम और सीजियम। कौन बाबू? गैलियम और सीजियम। ये दो ऐसे धातु हैं जिसको हम हथेली पर भी रखते हैं ना, तो ये पिघलने लगता है। कहाँ बुआ? हथेली पर जब रखते हैं ना तो ये पिघलने लगता है। गैलियम और कौन? सीजियम।
अगला, सोने के आभूषण। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। सोने के आभूषण पर चमक किससे लाया जाता है? याद कर, गांव में ठग कर चल जाता हुआ, गांव में ठग कर औरतों को ऐसे ही चल जाता है, तब ना कहते हैं औरतों में बुद्धि कम होता है। ठग कर ऐसे ही चल जाता है कि सोने के आभूषण पर चमक कैसे लाया जाता है। कहेगा, आइए सोना को चमकाइए, चमका कर नया बनाइए, और सब तुरंते आ करके ना चमकाने लगता है। ये नहीं देखता है कि जब सोना को चमकाया जाता है तो उसमें एक लिया जाता है, एक्वारेजिया लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक द्रव है जिसका होता है वह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात होता है। अनुपात कितना है? 3:1 के अनुपात में होता है वह। यह एक्वारेजिया, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लराज भी कहते हैं। और इसमें जैसे ही सोना डालते हैं ना तो ऊपर वाला जो परत होता है ना गंदगी वाला, वो समाप्त हो जाता है, इससे वजन भी घट जाता है। वो याद रखिएगा, कभी ऐसा फेरा में नहीं पड़ना हुआ। चलते हैं अगला सवाल। ADP, क्या पूछा? ADP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट होता है। यह एडिनोसिन डाई फोटोन है तो होगा नहीं। यह एडिनोसिन डाई क्या फिनाइल है, ये भी नहीं होगा। तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी होता है। अगला सवाल, ATP, क्या पूछा? ATP का पूरा नाम क्या होगा? ATP का पूरा नाम होता है ATP का पूरा होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ डाई, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी डाई, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं हुआ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन में हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला, DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डिऑक्सी राइबोज सही है, ये नाइलॉन एसिड जो गलत है। डिऑक्सी राइबोज नाइट्रोजन एसिड, ये भी गलत है। डिऑक्सी राइबोज देखो न्यूक्लिक एसिड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 61, 61 में क्या लिखता है? ध्यान देना, 61 में लिखता है क्या चीज़? RNA का पूरा नाम होता है। तो RNA का पूरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज नाइलॉन एसिड गलत है। राइबोज नाइट्रोजन एसिड, ये भी गलत है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल 62 में लिखता है क्या चीज़? कि उदरपातित पदार्थ कौन है? नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, कि सभी है? तो उदरपातित जो पदार्थ है ना वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन में हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 62 क्वेश्चन हमने किया हुआ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कर ये बताइए कि कैसा लगा। बेहतर लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप लोग जब लाइक करते हैं वो तो हम मोटिवेट होते हैं और उसी स्थिति में वीडियो बनाते हैं। तो ज़रूर वो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियो को, अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।